औसत वेग, ध्यान देना, औसत वेग। औसत वेग को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी। लिसन एवरीवन, पूरा ध्यान से सुनना है। यहां देखिए, इसका परिभाषा क्या लिख सकते हो? यदि कोई वस्तु गति करती है तो इसके विस्थापन में लगा समय से भाग देने पर प्राप्त भागफल को वस्तु का औसत चाल कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। मेरा बात सबको समझ में आया? एकदम ध्यान से समझने वाली बात है। लिसन एवरीवन, यदि कोई वस्तु गति करती है तो इसके विस्थापन में लगा समय से भाग देने पर प्राप्त भागफल को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत चाल और औसत वेग दोनों लगभग बराबर है, बट वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। इसके विस्थापन में, अगर ये औसत वेग हम लोग पढ़ रहे हैं और इस औसत वेग से अगर हम लोग दूरी को माप रहे हैं और कोई निश्चित दिशा हो और जितना समय लगता है उससे भाग देने पर प्राप्त भागफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? औसत वेग बोलते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ रही? इसका दो परिभाषा है, मैं दोनों परिभाषा आपको मैं बताऊंगा। एनी कंफ्यूजन? एक थोड़ा सा इसके एग्जांपल समझ लिए, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो उसी तरह से औसत वेग बराबर क्या होगा? फार्मूला, लिसन एवरीवन, औसत वेग, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस क्या लिख सकते हो? t1, और डायरेक्टली ऐसे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय ओनली t2 भी लिख सकते हो, सिर्फ ओनली t। अभी डिफरेंस मैंने बात किया और डायरेक्टली ये भी लिख सकता है, या आप परिभाषा ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, विस्थापन बटा क्या लिख सकते हो? समय। ध्यान दोगे, बात बराबर है। वेग का परिभाषा जो मैंने बताया था वही चीजें मैं लिखा है यहाँ पे भी। x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 बटा t, ये आपका है। अब देखिए दोनों का मतलब बराबर है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। जैसे यहां पे देखो, एक मैं ये इस तरह से ले लो, मान लो कोई एक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, और यहां से वस्तु चलना स्टार्ट की थी, समझ रहे हो? अब मान लो कि यहाँ पे पॉइंट क्या मान लिया? B, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु B है। जब प्रारंभिक बिंदु से कोई वस्तु गति करना स्टार्ट कर रही है तो आप यहाँ पे देखो कि इस तरह से रास्ता आया था, मतलब कि A से B तक पहुंचने में रास्ता मेरा ऐसा है। क्लियर? समझ में आई? तो अब देखिए, हमारा जब वेग की बात हो रहा है तो वेग में विस्थापन बटा समय आना चाहिए, और विस्थापन का परिभाषा बोलता है कि प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को
न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो ये वाला तो न्यूनतम दूरी होगा नहीं। न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? ये सीधा वाला लाइन अपने से खींचेंगे और न्यूनतम दूरी हमेशा याद करिएगा, विस्थापन का हमेशा क्या होगा? सीधा। तो विस्थापन मेरा ये वाला होगा, ये वाला जो है वो मेरा दूरी कहलाएगा, ऐसे ऐसे वाला, और ये वाला आपको क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। मेरा बात सबको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे x2 लिख सकता हूँ और टाइम लगने वाला यहाँ पे t2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे टाइम लगने वाला देखो यहाँ पोजीशन x1 और टाइम कितना? t1। तो बात बराबर है। तो x2 माइनस क्या लिखेंगे? x1 और t2 माइनस क्या लिखेंगे? t1। लेकिन ये वाला लंबाई वाला अगर मान लो ये 20 किलोमीटर है तो ये मान लो 10 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर वाला नहीं लेंगे। अगर आप औसत चाल निकालना होगा तो 20 किलोमीटर बटा जितना समय लगा वो लिखेंगे। लेकिन अगर इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर और जितना समय लगेगा वो लेंगे। समय दोनों के लिए बराबर होता है, चाहे दूरी के लिए हो चाहे विस्थापन के लिए हो। किसी को कोई दिक्कत? यस। एंड सो राइट ऑन एवरीवन, गेट रेडी एवरीवन। और मैं औसत वेग का परिभाषा, बस इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करता हूं? मिटाता हूं। ध्यान से समझोगे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? दूसरा परिभाषा में लिखा रहा हूं, यदि कोई वस्तु गति करती है तो इसके, ध्यान देना, इसके प्रारंभिक, क्या लिखेंगे? प्रारंभिक होगा ना, ये यहां पे लिख देंगे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जोड़ को दो से ध्यान देना, 2 नंबर 2 से भाग देने पर प्राप्त भागफल, लिसन एवरीवन, प्राप्त भागफल को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। देखो बहुत सिंपल है जो मैंने आपको बताया औसत वेग का, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। रिमेंबर, तो हम प्रारंभिक वेग औसत वेग हम लिखेंगे। औसत वेग फॉर्मूला बराबर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होगा v प्लस u बटा में क्या लिखोगे? 2। रिमेंबर, सिंपल है। उसी तरह से जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मान लो प्रारंभिक बिंदु A है और अंतिम बिंदु B है। A से B कोई वस्तु चल रही है ऐसे, तो यहाँ पे देखा प्रारंभिक वेग वस्तु का u और अंतिम वेग वस्तु का क्या है? v। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो वस्तु का औसत वेग निकल जाता है। इसका 2 परिभाषा, पूरा कंप्लीट परिभाषा समझ में आ गई। ये सिर्फ औसत वेग में होता है, औसत चाल में नहीं। औसत चाल में चली गई कुल दूरी बटा कुल लगा समय, रिमेंबर। बट औसत वेग में कंप्लीट 2 परिभाषा, वो भी अलग अलग। और औसत चाल और औसत वेग हमेशा बराबर भी हो सकते हैं। ये कब कब? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तब। एनी कंफ्यूजन? यस। औसत वेग जब u प्लस v/2 का उपयोग कब करेंगे? ठीक है, यस। क्वेश्चंस लिखेंगे। क्वेश्चंस ये है, यदि कोई कार का प्रारंभिक, लिसन, प्रारंभिक वेग
कोई कार की कार कोई कार का प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर पर आवर है। 20 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे के बाद, 1 घंटे ना लिखकर 2 घंटे लिख दो। 2 घंटे या 3 घंटे जो भी है उसको लिख सकते हैं, या 1 घंटे के बाद, सॉरी 1 घंटे के बाद, ठीक है। घंटे के बाद कार का वेग वेग 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो इस कार की औसत वेग क्या होगी? क्या होगी? समझ में आ रहा है? अब देखो, औसत वेग का फॉर्मूला मैं अभी तुरंत बताया। औसत वेग ये तब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हुआ रहेगा तब। तो औसत वेग जब निकाल रहे हो तब ये तो आपका u हो गया और ये आपका क्या हो गया, v। तो आप यहाँ पे देखो 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, रिमेंबर पर आवर, बटा में क्या लिखोगे 2 और किलोमीटर पर आवर है ये था। अब ये कट के कितना हो जाएगा आपको, 40 20 60। आप इसको कट कर दो तो आंसर होगी 30 किलोमीटर पर आवर। एनी कंफ्यूजन? तो ये औसत वेग आपको निकल गए। वाला जो वर्ड है 1 घंटे के जगह में अगर लिखेगा कि कुछ समय के बाद कार का वेग इतना होगा। अब कुछ समय क्या होता है पता ही नहीं, मेरा बात समझ में आया? और प्रारंभिक समय पता ही नहीं है, तब आप x2 पहला पोजीशन पता ही नहीं है वस्तु का, तब कैसे निकालेंगे? मुश्किल होगी। एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई दिक्कत? इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दोगे इसमें क्वेश्चंस में, ध्यान देना। देखो यहाँ इसको अच्छा से समझोगे सब कोई। तात्क्षणिक वेग, अब देखो तात्क्षणिक वेग को अच्छा से सब कोई समझेंगे कि क्या कहता है ये। तो तात्क्षणिक वेग में आपको याद होगा कि इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं हम लोग। कोई बच्चा बताओ तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक चाल क्या होता है? यहां पे देखिए, कोई वस्तु का, ध्यान देना, कोई वस्तु का वेग किसी समय अंतराल के किसी क्षण वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहते हैं। देखो, कोई वस्तु का वेग किसी समय अंतराल के किसी क्षण वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ध्यान से समझोगे इस बात को। अब तात्क्षणिक वेग जब की बात आपको बोल रहा है, तब यहां पे देखिए मैं आपको बताता हूं, लिसन। आप यहां पे देखोगे, देखो तात्क्षणिक वेग का क्या मतलब होता है। अब जैसे देखो, लिसन, मान लो कोई बिंदु मेरे पास A है और हमको B तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? A तक। और A से B की दूरी है 30 किलोमीटर, ध्यान देना।
और ए से बी तक पहुंचने में मुझे 2 घंटा लगता है। समय कितना लगता है? टाइम 2 घंटा। और दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। मैं ये पूछूं आपसे कि हाफ घंटे में कितना पहुंचा? तो हो सकता है 15 किलोमीटर, हो सकता है 16, क्योंकि चाल नहीं दिया हुआ है। आप कैसे बताएंगे कि 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहुंचेंगे? मैं ये बता दिया हूं कि ए से बी तक 30 किलोमीटर है, समय 2 घंटा लगता है। तो कभी ऐसा भी तो मौका आता होगा, कभी तेज चलते होंगे, कभी धीरे चलते होंगे। तो स्पीड नहीं दिया हुआ, इसलिए डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 1 घंटा में आधा किलोमीटर 15 किलोमीटर चलेंगे। पहला कंसेप्ट मेरा बात सबको समझ में आ गया? अब मेरा क्वेश्चन से ये है कि अगर मैं ये बोलूंगा कि ए से बी तक जाने में 2 घंटा लगा, तो मैं पूछूंगा 2 घंटा में कितना चला दी, तो आंसर तुरंत बता दीजिएगा 30 किलोमीटर। समझ गए? मैं फिर से पूछूंगा हाफ घंटे में कितना चला था जी, तो घड़ी आपके पास रहेगा तो समय नहीं देख लीजिएगा कि हाफ घंटा जब जाना स्टार्ट की 9 बजे मान लिया स्टार्ट किए, तो 9:30 बजे हम कहाँ पहुंचे होंगे? कुटुम्ब पहुंचे होंगे कि चौहान मोड़ पहुंचे होंगे? नहीं पता कर लोगे? तुरंत पता कर लोगे। तो ये चीज आप बता सकते। अगर मैं ये भी पूछूंगा कि 5 मिनट में कितना दूरी चले थे, जब ए से बी तक 5 मिनट बीता था तो कितना दूरी चले थे, ये भी आप बता दीजिएगा। लेकिन धीरे धीरे समय को छोटा करते जाइए। 1 मिनट कितना में चले थे? 1 मिनट समय बीता था, तो 30 किलोमीटर वाला दूरी कितना चले होंगे जी, तो ये हो बता दीजिएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? लेकिन धीरे धीरे कम करते जाओ। अगर मैं बोलूं हाफ मिनट का आप 30 सेकेंड हो गया, 30 सेकेंड को और आधा करते जाओ, 15 सेकेंड हो गया, 15 सेकेंड को और आधा करते जाओ, 7.5 सेकेंड हो गया, उसको आधा आधा करते जाओ। और मैं ये अगर पूछूं कि 1 सेकेंड में कितना दूरी चला था, बता पाएंगे? नहीं। मेरा बात सबको समझ में आया? तब यहाँ पे एक गणित का नियम आया, और गणित का नियम में यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग कैलकुलस मेथड बोलते हैं। गणित में एक विधि है, उस विधि को क्या बोलते हैं? कैलकुलस विधि या कैलकुलस मेथड। बात समझ गए? और उस मेथड में 2 पार्ट, एक इंटीग्रेशन पार्ट होता है जिसको समाकलन विधि बोलते हैं, और एक होता है डिफरेंशिएशन मेथड जिसको औकलन हिंदी में डिफरेंशिएशन का क्या होता है? औकलन विधि। तो मैथ का एक पार्ट में आया डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड से मतलब कि हिंदी में उसको बोलते हैं औकलन विधि से किसी भी वस्तु का वेग या किसी भी वस्तु की चाल, चाहे टाइम कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम उसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि 1 सेकेंड में दूरी कितनी चली होगी, 2 सेकेंड में कितना चला होगा। आप तो आधा घंटा होता तो खुद ही बता देते। तो औकलन मेथड का क्या मतलब? औकलन विधि का कोई मतलब होगा क्या? फिर नहीं होगा। तो औकलन विधि हमको यह बताता है कि कितना छोटा भी टाइम क्यों ना हो, हम तुरंत वस्तु का वेग उस समय का जान लेते हैं जिस समय की हम लोग की जरूरत होती है। इसीलिए मैं लिखा हूं वस्तु का वेग किसी समय अंतराल के किसी क्षण, किसी समय अंतराल के किसी क्षण। ध्यान देना। अब मान लो ए से बी में समय लगा 2 घंटा, तो एक चीज हम लोग समय बता रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं। क्यों एवरेज बता रहे हैं? क्योंकि 1 सेकंड में कितना हुआ, 2 सेकंड हम लोग डायरेक्ट जान ही नहीं रहे। डायरेक्ट एग्जैक्ट बताना है कि 1 सेकंड में कितना तुम चला था, आधा सेकंड में कितना चला था, 0.0001 सेकंड में कितना दूरी चला था। गड़बड़ हो जाएगा। मेरा बात समझ में आई? उसी तरह से अगर मैं ये बताऊं कि एक लड़की की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है और घर में किसी बच्चे का हाइट बढ़ता है तो हम लोग को पता चलता है क्या? नहीं पता। अगर मैं वही पूछूं कि 1 सेकंड में उसकी हाइट कितना बढ़ी थी, 2 सेकंड में कितना बढ़ी थी, 2 दिन में कितना बढ़ी थी, अगर ये चीज हम पता कर लेते हैं तब हम ये बोलते हैं कि वो जो लंबाई जो है, जितना 1 सेकंड में बढ़ा, 2 सेकंड में बढ़ा, 1 दिन में बढ़ा, वह लंबाई
इस व्यक्ति के लिए तात्क्षणिक लंबाई कहलाए। क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक लंबाई। क्योंकि वहां पे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तात्क्षणिक, मतलब कि हम समय समय पर किसी चीज की क्या कर रहे हैं? गति को नाप रहे हैं। मेरा बात सबको समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं तात्क्षणिक। एनी कंफ्यूजन? नो। दिखाता हूं इस परिभाषा को गणितीय रूप से, कैसे इसको दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसी को लिखता हूं तात्क्षणिक वेग को। तो वेग को और चाल को भी से ही लिखते हैं। अब देखिए इसको भी को ही हम लिखेंगे dx/dt। ध्यान देना, इसी को लिख सकते हैं लिमिट में, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। मैंने पहले बताया डेल्टा टी का मतलब समय अंतराल जो है 0 के लगभग पहुंचने में है, लेकिन कंप्लीट 0 में नहीं है। मैं अभी तुरंत बताया 0.001 सेकेंड में कितना वस्तु का वेग था, लेकिन मैंने कंप्लीट 0 नहीं बोला। क्लियर है? 1 रुपया का जो सिक्का है, 1 पैसा 2 पैसा मिलकर 10 पैसा से मिलकर 1 रुपया बन गया। लेकिन 1 रुपया का अहमियत है कि नहीं? जब तक 1 पैसा का अहमियत है कि नहीं? 1 पैसा नहीं रहेगा तो 1 रुपया बन जाएगा क्या? नहीं। घर में जो नीचे जो आधार बना हुआ है, अगर चारों तरफ से एक एक ईंटा को निकाल दो तो घर गिरेगा कि नहीं? गिर जाएगा। इसलिए हर एक मान का, हर एक वैल्यू का महत्व है। उसी तरह से डेल्टा टी टेंस टू 0 कहने का मतलब कंप्लीट 0 में नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं डेल्टा x बाई में क्या लिख सकते हो? डेल्टा टी। किसी को दिक्कत? अब इसी को आप यहाँ पे ये लिख लीजिए, ये फार्मूला आप लिख ले। इसको ध्यान देना, तात्क्षणिक वेग ग्राफीय द्वारा कैसे परिभाषित करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल है। तो जस्ट इसको हम लोग इमेजिन करेंगे कि ये असमान गति का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। असमान गति का, किसका बनाएंगे? असमान गति का। ध्यान देना, तो आप यहाँ पे y एक्सेस और यहाँ पे क्या और इधर हम विस्थापन लेंगे। क्यों विस्थापन लेंगे? क्योंकि हम वेग पढ़ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे दूरी भी लेंगे। दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर भी हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब सीधी रेखा में चलती है तो वस्तु। अब ध्यान दो, ये मूल बिंदु मान लो ये आपका 1 सेकेंड, एक क्या है 2 सेकेंड, ध्यान देना, एक क्या है 3 सेकेंड, एक क्या है 4 सेकेंड, और उसी तरह से आगे और चले, इसी को आप मान लो 5 सेकेंड और ये आपका 6 सेकेंड। ध्यान देना, अब यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूं 4 मीटर, इसको ले लेता हूं 6 मीटर, इसको 8 मीटर, उसी तरह से इसको 6, अरे इसको डायरेक्ट, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको तब 2 कर दो, और इसको क्या 10 मीटर, 4 मीटर का है। अरे ठीक है 2 6 2 हो गया, अरे 4 का ले रहे थे ना ये तो, अच्छा छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, इतना लिया ना, और इसको क्या लिया 12 मीटर। सपोज इसको इस तरह से लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन आप एक्चुअल में इसको कितना का ले रहे हैं? 2 का डिफरेंस ले रहे थे ना। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो, या आप इसको आप एक्चुअल में जैसे टाइम को जैसे लेते हैं ना, उसी तरह से एक्चुअल में इसको ले सकते हो। तो 6, इसको 4 2 6, अगर मान लो कि 4 का डिफरेंस ले रहे हैं हम,
या जो भी ले रहे हैं, 4 2 6 और 6 4 कितना हुआ 10, या 10 इस तरह से ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो इसका ग्राफ इस तरह से मैं ले लिया, ये है असमान गति। ये क्या है? असमान गति। ध्यान देना बच्चा। अब क्या है, मैं यहां से देख रहा हूं कि 1 सेकेंड जब पहुंची थी, तो मान लो कि इस समय यहां पे देखिए वस्तु का पोजीशन यहां पे हुआ होगा, तभी तो ग्राफ ऊपर है। ये जब 2 सेकेंड बीती होगी तो वस्तु का पोजीशन यहां पे हुआ होगा। तो हम किसी भी समय के लिए 1 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच वाला लेते हैं। जब 1 सेकेंड थी उस समय वस्तु की पोजीशन कहां पे थी? P1 पे। जब 6 सेकेंड बीती होगी उस समय वस्तु की पोजीशन कहां पे है? P2। ये मान लो P2 पर। किसी को दिक्कत कोई? अब क्या करेंगे, P2 से P1 में एक स्लोप खींचेंगे, बहुत लेंदी हो गया, लंबा हो गया ना। एक सीधा लाइन खींचेंगे, है ना। ये क्या खींचेंगे? एक सीधा लाइन। तो ये बताओ, ये रेखा आपको क्या है? OA। तो OA एक रेखा है जो असमान गति को बता रहा है। क्या बता रहा है? असमान गति। तो 1 सेकेंड में वस्तु का पोजीशन P1 पे थी और 6 सेकेंड में P2 पे। तो ध्यान दो, इधर से समय बीता होगा 2 सेकेंड, 1 से कितना आया? 2 सेकेंड। और कभी ना कभी तो 5 सेकेंड ऐसे किया होगा, आया था तभी तो आगे बढ़ा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि 2 सेकेंड और 5 सेकेंड में वस्तु का पोजीशन का ग्राफ कैसा था। तो आप देखते जाओ, ध्यान से देखते जाना। तो आपने ये देखा कि 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच अगर ग्राफ की कोशिश करें तो आप देखोगे क्या, यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन कहाँ पे बन जाएगी? यहाँ पे P4 मानो, और इधर से क्या? P3। अब फिर इससे एक स्लोप, सीधा वाला लाइन देखोगे ध्यान से, नहीं तो खिंचाता ही नहीं है सही। खींचा इसे तो एक स्लोप बन गया। उसी तरह से धीरे धीरे और आगे चले। अब 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच लिया, उसी तरह से 3 और क्या लेंगे? 4 सेकेंड। तो धीरे धीरे अगर समय को आप क्या करोगे? घटाते जाओ, समय अंतराल को धीरे धीरे आप कम करते जाओ। मैं कम किया कि नहीं? 1 सेकेंड से 6 सेकेंड में, फिर मैंने लाया 2 से 5 सेकेंड के अंतराल में, फिर 4 से 5 सेकेंड के अंतराल में लाइए, 3 से 4 सेकेंड के अंतराल में लाइए। धीरे धीरे कम करते जाइएगा तो एक ऐसा बिंदु मिलेगा जो ये जो स्पर्श रेखा जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, ये स्लोप, ये जो लाइन है OA जो लाइन है, उस पे एक बिंदु पर स्पर्श रेखा बन जाएगी। इस लाइन OA एक रेखा है जिस पर एक बिंदु, एक ऐसी बिंदु होगी जो उस रेखा का क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। और ये स्पर्श बिंदु P वस्तु का तात्क्षणिक वेग को बताएगा। ये जो स्पर्श बिंदु है वस्तु का तात्क्षणिक वेग को बताता है। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो जैसे जैसे समय अंतराल को कम करते जाएं तो रेखा OA पर एक बिंदु ऐसा होगी जो इस लाइन का स्पर्श बिंदु कहलाएगा, और यह स्पर्श बिंदु तात्क्षणिक वेग को बताता है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो आप इसको लिख देंगे जैसे जैसे, ध्यान देना, समय अंतराल को घटाते जाएं तो
एक स्पर्श बिंदु P, रेखा OA का स्पर्श बिंदु P वस्तु का तात्क्षणिक वेग को बताता है। ध्यान देना, तात्क्षणिक वेग को बताता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे समय अंतराल को घटाते जाए तो रेखा OA का स्पर्श बिंदु P वस्तु का तात्क्षणिक वेग को बताता है। एनी कंफ्यूजन बच्चा?